तो चैंपियंस ट्रॉफी के इस पहले मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग में टॉप पर लेकर जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने ट्राई सीरीज देखी होगी जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। क्या वही रिपीट होगा या फिर कुछ नया देखने मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। और जो हमारी फाइनल टीम है दोस्तों, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो अभी चले जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो के नाम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक बॉक्स दिख जाएगा जिसमें आपको टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लिक करके। और साथ में वीडियो को लाइक और साथ में शेयर कर देना। प्लस अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। अब दोस्तों अगर बात करें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस पहले मैच में कि कौन कौन से प्लेयर जरूरी रहेंगे, तो वो जरा देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम वेन्यू से। मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में और इस मैदान के ऊपर टोटल 54 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं। कितने मैचेस? 54, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 26 मैचेस को विन किया है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैचेस को विन किया है। और सपाट विकेट आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल सपाट, जो बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद करेगा। अभी इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था उसमें स्कोर बना था 242 का। न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से चेस किया। उसके पहले साउथ अफ्रीका ने 352 बनाया था, वो भी पाकिस्तान ने चेस कर लिया था। फिर इसके पहले 299 बना था, वो पाकिस्तान चेस नहीं कर पाया था और यहां पे पाकिस्तान ने 334 का स्कोर किया। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि बैटिंग विकेट आपको देखने मिल जाएगा। और जब बैटिंग विकेट होगा तो ये अच्छे से समझ लेना कि एक बल्लेबाज आपको लगभग 80-90 के आसपास स्कोर करके देगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक बल्लेबाज 80-90 करके देगा, तो उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा है कि हमें उसको कैप्टन बनाना है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे विल यंग ने 87 किया था, यहां पे इफ्तिकार अहमद ने 94 बनाया। तो बैट्समैन कैप्टनसी की चॉइस में आ गए। यहां पे बाबर आजम का 100 आया था, यहां पे सलमान अगा ने 134 किया, हेनरिक क्लासन ने 87 किया था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी ऐसे ऑलराउंडर पे चला जाऊं जो 30 रन बना दे और 2 विकेट निकाल दे, तो वहां से ज्यादा बेहतर होगा एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको 70-80 नॉर्मल में करके दे जाएगा। उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ये चीज का ध्यान रखना। अब ऐसे कौन कौन से बल्लेबाज हैं वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब स्कोर के बाद यहां अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स के 9 विकेट थे, स्पिनर्स को 6 मिले। इसके पहले भी फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन था, इसके पहले जरूर स्पिनर ने 8 विकेट निकाले और यहां पर 5 विकेट जो हैं वो स्पिनर के खाते में आए थे। तो लगभग 4 से लेकर 5 विकेट दोनों इनिंग में मिला ले तो लगभग 6 विकेट का रेशो मान लेना जो स्पिनर निकाल देंगे। अब बचे 14 विकेट्स, तो 14 विकेट्स में लगभग चांसेस हैं कि 10 विकेट जो है ना वो फास्ट बॉलर्स के खाते में आपको नजर आ जाएंगे। ये हो सकता है कि 3-4 विकेट ना गिरे। और स्कोर करने वाले प्लेयर का अगर हम नंबर चेक करें तो आपको मिलेगा रिजवान नंबर 4, यहाँ पे विल यंग ओपन कर रहे थे, नंबर 3 पे बाबर आजम थे और नंबर 4 पे क्लासन थे। तो जो 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर है उसने टीम को एक बड़ा स्कोर करके दिया है। सेकंड इनिंग में डायरल मिशेल, इफ्तिकार अहमद नंबर 6, सलमान अगा नंबर 5, टॉम लेथम नंबर 4। तो सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल वही कंडीशन है। तो जो ओपन करने आ रहे हैं ना उनका 1 विकेट जो आप 10 ओवर के अंदर देख सकते हैं वो आपको नॉर्मल में देखने मिल जाएगा। तो 3 नंबर 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर फोकस करिएगा। 3, 4, 5 और 4-5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे नज़रिए में। 4 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और पावर प्ले की अगर बात करें तो 1 विकेट पावर प्ले में बिल्कुल कन्फर्म है और लगभग 45 रन आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे 1 विकेट के साथ में, जो कि आपको दोनों इनिंग्स में देखने मिलेंगे। दोनों इनिंग्स में 1-1 विकेट और पावर प्ले में 45 रन लगभग आपके सामने आएंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे पावर प्ले भी खेला जा रहा है, तो वो चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब दोनों टीम्स की अगर हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, जो कि अभी रिसेंटली ही बात है, जिसमें कॉनवे का 48 था
डायरल मिचेल का 57 था, टॉम लेथम ने 56 बनाया था, विलियम और रुक ने और उर्गे ने 4 विकेट निकाले थे और ब्रेसवेल के 2 विकेट थे। इसकी तरफ रिजवान का 46, सलमान आगा 45, तैयब ताहिर 38 और नसीम शाह ने 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे। फिर यहाँ पे ग्लेन फिलिप का 100 आया था डायरल मिचेल के 81 के साथ में, केन विलियमसन का 58, मैट हेनरी के 3 विकेट, सेंटनर के 3 थे, और यहाँ पे जमान का 84, सलमान का 40, शाहीन अफरीदी के 3 और अबरार अहमद ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। तो कॉमन प्लेयर्स की अगर हम चर्चा करें तो एक सलमान आगा जो कॉमन प्लेयर हमें मिला है, इसके अलावा डायरल मिचेल एक ये कॉमन प्लेयर आपको मिला है जिसने दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया है जब ये पिछले 2 मैचेस में टीमें आमने सामने हुई हैं। तो अब यहां पर पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि क्या इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों जिन जिन मेरे भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक कर देना। जो ये सारी वीडियोस आती है ना वो इसलिए आती है क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दिखाते हो हमारी वीडियोस पे, और उसी प्यार का नतीजा है कि हम लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अब यहाँ पर बाबर आजम और फकर जमान ओपन करेंगे, सौद शकील नंबर 3, रिजवान नंबर 4 पे, अगर सलमान नंबर 5 पर आपको नजर आ जाएंगे। फिर है इसके पास तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह और हारिस रऊफ। नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे उसमें जो पहला नाम आपको देखने मिलेगा वो है शाहीन अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आ जाएंगे। फिर आपको मिलेगा नसीम शाह का ओवर, ये लगभग 4 से 5 ओवर तक गेंदबाजी करेंगे। फिर हारिस रऊफ की एंट्री होगी, हारिस रऊफ गेंदबाजी करेंगे और इसके बाद स्पिनर्स टीम में शामिल होंगे जिसमें अगर सलमान आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। डेथ ओवर में ज़्यादातर जो गेंदबाजी आती है वो रऊफ से आती है, हारिस रऊफ से, और इसके साथ में शाहीन और नसीम शाह गेंदबाजी करते हैं कुछ 1-1, 2-2 ओवर्स की। अब इस मैदान के ऊपर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पहले कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो हम देख लेते हैं। बाबर आजम ने इस मैदान पे जो 10 मैच खेले हैं उसमें इनका बैटिंग एवरेज 51 का है। मतलब अगर ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम को आप नहीं छोड़ सकते, ये कंफर्म प्लेयर है ग्राउंड के हिसाब से। आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिएगा एक अलग तरीके से कि ग्राउंड के हिसाब से किस किस का रिकॉर्ड बेहतर है, उनके नाम अलग लिखें। फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड वाले प्लेयर का नाम अलग लिखें। फिर इसके बाद रिसेंट फॉर्म देखें किसका बेहतर है। फिर इनमें जो जो खिलाड़ी कॉमन आ रहे हैं ना उनको उठाकर एक टीम में शामिल करें और फिर 1-1, 2-2 प्लेयर रोटेट करते रहें। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के लिए तैयार करने में आपको ज़्यादा बेहतर टीम तैयार हो पाएगी। इसके बाद है फकर जमान जिनका 40 का बैटिंग एवरेज है, ये दूसरा बेहतर रिकॉर्ड है इस मैदान पे। सौद शकील का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस मैदान के ऊपर जिसमें इन्होंने 11 का ही बैटिंग एवरेज है, हालांकि मैच सिर्फ 2 खेले हैं। रिजवान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 8 इनिंग में 415 रन, 69 का बैटिंग एवरेज, और अगा सलमान ने 8 इनिंग में 408 का स्कोर किया है। तैयब ताहिर ने 2 मैच खेलकर 42 रन बनाए हैं। देखा जाए तो ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है। अब गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। अगा सलमान के पास में 4 विकेट भी हैं और शाहीन अफरीदी के पास में 9 विकेट्स हैं और नसीम शाह के पास में 5 इनिंग में 13 विकेट है। इसके अलावा रऊफ के पास में 4 विकेट है। तो अगर गेंदबाजों की तरफ देखना है तो एक नसीम और एक शाहीन, ये 2 बेहतर ऑप्शन हैं जिनके पास में 5 विकेट हाईएस्ट है, इनके पास में 3 विकेट का हाईएस्ट है। अब अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की चर्चा करें तो पहला नाम जो आपको बाबर आजम का मिलता है, इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने मैच खेले हैं 22, स्कोर किया है 47 के बैटिंग एवरेज के साथ में, 23 से 25 मतलब पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 45 का बैटिंग एवरेज है। तो ये पहला प्लेयर जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है। इनकी कमजोरी देख लेते हैं कि क्या कमजोरी है। मैट हेनरी इनको 123 गेंदें लगभग 20 ओवर डालकर 3 बार आउट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और लॉकी फर्गसन ने इनको 86 गेंद डालकर 2 बार आउट किया है। तो ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है, दिन अगर खराब होगा तो ही जल्दी विकेट देकर जाएंगे। तो ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट कंफर्म है, सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 60 से ऊपर का है। फिर आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आपको मिलेंगे फकर जमान, जिनका न्यूजीलैंड के सामने रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और पिछले 2 सालों में भी इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छा किया है। अब रही बात इनके पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग की,
चूंकि ये खिलाड़ी कंफर्म है, लेकिन आपको ये देखना है कि सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने ज्यादा अच्छा किया है कंपेयर टू पहली इनिंग। तो अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर हम फकर जमान की तरफ आ सकते हैं, नहीं तो हम इनको छोड़ सकते हैं। अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि जब इन्होंने पहले बैटिंग की है 9 इनिंग्स में, तो सिर्फ एक ही मैच में 100 बनाया है, बाकी मैचेस में 50 से कम का ही स्कोर इनके बैट से आया है। और हाल फिलहाल में कोई खास कमजोरी नहीं है, वैसे अच्छे प्लेयर है, 71% का सिलेक्शन है, लेकिन जो चीज़ हमने देखी उस पर फोकस किया जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं सौद शकील की क्या स्थिति है कि ओडीआई क्रिकेट में इनका बैटिंग एवरेज 26 का है। तो अभी हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए सिर्फ उन प्लेयर्स की तरफ चल रहे हैं जिनके रिकॉर्ड बेहतर हैं, जो फॉर्म में अच्छी हैं और जो पहले भी बेहतर कर चुके हैं। हाल फिलहाल की स्थिति में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर कहीं रिस्क लेने की इच्छा है तो आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में ले सकते हैं। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं रिजवान। चूंकि हमने ये देखा है कि इस मैदान पे नंबर 4 का प्लेयर बहुत अच्छा करता आया है, तो रिजवान पे हमारी नज़र वैसे भी रहने वाली है। और न्यूजीलैंड के सामने भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले 2 सालों में भी रिकॉर्ड 63 का बैटिंग एवरेज, 11 बड़े स्कोर है और दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो ये जो कायदे से दूसरा प्लेयर कंफर्म है और सेकंड इनिंग के हिसाब से तीसरा प्लेयर कंफर्म है। ठीक, नंबर 5 पर आपको मिलते हैं अगा सलमान ने रिसेंटली बहुत अच्छी गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करके दिखाई है। हालांकि दोस्तों मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है अगा सलमान, लेकिन अब जो अच्छा कर रहे हैं तो फिर उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 93% का सिलेक्शन है और 22 इनिंग में 16 विकेट्स हैं। विकेट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इनसे ज़्यादा, हाँ कि बैटिंग के भरोसे ले लेता हूँ। 7-8 ओवर डाल सकते हैं, तो 1 विकेट मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, जो कि सामने वाली टीम में नहीं है। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये जो चौथा प्लेयर है जिसको टीम में रखा जा सकता है और कायदे से तीसरा प्लेयर है। फिर इसके बाद आते हैं तैयब ताहिर। ऐसा कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, इस टीम के सामने 2 मैच खेलकर 68 रन बनाए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए खुशदिल शाह की तरफ आता हूँ। ये गेंदबाजी भी करते हैं और 6 पारी में 3 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। 28 का, मात्र 28 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें एक भी 50 नहीं है, तो ये भी खिलाड़ी मेरी टीम से ऑलमोस्ट बाहर है। अब इसके बाद नंबर 8 पे आपको मिलते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के सामने 11 मैच खेलकर 24 विकेट निकाले हैं, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेट इनके खाते में गिरे हैं। अभी के लिए अच्छा पिक है। दोनों इनिंग्स में गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, स्पेशली पहली इनिंग में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी हुई है, तो अगर पहली इनिंग में है तो मिस नहीं करेंगे हम इनको। और इसके बाद नंबर 9 पे अबरार अहमद हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 2 पारी में सिर्फ 3 विकेट निकाले हैं और ओडीआई में साथ में 13 विकेट है। इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि पिच कितनी टर्निंग ट्रैक है, या फिर इस पर डिपेंड करेगा कि फ्लैट विकेट है। अगर फ्लैट है तो फिर कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ टर्न है तो फिर अबरार अहमद की तरफ भागेंगे हम। और इसके बाद आते हैं नसीम शाह अच्छे गेंदबाज हैं। इस टीम के सामने 7 में 15 और ओडीआई क्रिकेट में 23 पारियों में 45 विकेट निकाल चुके हैं। जब पहले गेंदबाजी की है तो 14 में 25 है, सेकंड में 9 में 20 है। इन्होंने स्पेशली सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की है। और अंतिम नाम है हारिस रऊफ का, जिनके पास में न्यूजीलैंड के सामने 12 विकेट हैं और वैसे 31 में 54 है। ये पहली इनिंग में ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की वजह से इन्होंने पहली इनिंग में ज़्यादा विकेट निकाले हैं। अब न्यूजीलैंड की चर्चा करते हैं। दोस्तों सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद तो यही है, और नहीं आ रहा है तो अच्छे से एक बार फिर से देख लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आता हूं, जो है ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन, जहां पे आपको कमीशन मिलेगा 0%, जहां पे आपको TDS फ्री है, GST फ्री है, ऑफर्स बहुत कमाल के हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्टेस्ट आपको मिल जाते हैं और कंपटीशन लेवल बहुत कम है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं चाहते हैं कि कम कंपटीशन में खेलें तो साइन अप मार लो। अब यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड क्या करती है। विल यंग ओपन कर रहे हैं डेवन कॉनवे के साथ में, कैन विलियमसन, डायरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल ब्रेसवेल, सेंटनर, यहाँ तक इनके पास में अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है। गेंदबाजी में होता यह है कि पहला ओवर लेकर आ जाएंगे मैट हेनरी,
साथ में विलियम और रुक आ जाएंगे। फिर आपको लॉकी फर्गसन के कुछ ओवर मिलेंगे और डेथ ओवर में लॉकी फर्गसन आपको रिपीट नजर आते हैं। अब यहाँ पे जो अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो विल यंग ने इस मैदान पे 4 मैच खेलकर 140 बनाया है। हमें देखने हैं ऐसे खिलाड़ी जिनका 40 से ऊपर का ही बैटिंग एवरेज हो इस मैदान पे, क्योंकि सामने वाली टीम ने, पाकिस्तान की टीम के कुछ 3-4 खिलाड़ियों ने वो माइलस्टोन सेट कर दिया है जिनका 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज है। अब यहाँ पे डेवॉन कॉनवे है जिनका 4 में 50 का बैटिंग एवरेज है। केन विलियमसन का 4 में 198 रन 50 का इनका है। डायरेल मिचेल का 6 में 184 है और टॉम लेथम का 7 में 280 रन है जिसमें 3 बार 50 हैं और ग्लेन फिलिप ने 4 में 123 रन बनाए हैं। इस टीम के पास भी 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कमाल खेला है इस मैदान के ऊपर। अब गेंदबाजी में ब्रेसवेल निकाल चुके हैं 6 विकेट, सेंटनर निकाल चुके हैं 3 विकेट, हेनरी निकाल चुके हैं 7 विकेट और फर्गसन निकाल चुके हैं 3 विकेट। इसके अलावा विलियम ने एक पारी में ही 4 विकेट निकाले थे। अब पहला नाम है विल यंग का, रिकॉर्ड अच्छा है, 36 का बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के सामने और पिछले 2 सालों में लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन हमारे पास में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है क्योंकि 11 ही लोग शामिल करने हैं और वहाँ सामने वाली टीम से ऑलरेडी 5 से 6 प्लेयर टीम में जगह बना रहे हैं। अब यहाँ से भी 5 या 6 ही प्लेयर ले पाएंगे, टोटल 5 वहाँ से या 6 यहाँ से या फिर 6 वहाँ से 5 यहाँ से, तो आगे कुछ और बेहतर ऑप्शन है जिनको हम स्मॉल लीग में रख पाएंगे। तो ये जो खिलाड़ी है वैसे बहुत अच्छा है लेकिन ग्रैंड लीग में ही आपके काम आ पाएगा। ग्रैंड लीग में भी आप क्या करना, जब ये पहले बैटिंग करे तो ज़्यादा फोकस कर लेना, सेकेंड बैटिंग में रख सकते हो लेकिन पहले बैटिंग में ज़्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं डेवॉन कॉनवे जो कि अभी रिसेंटली इस टीम के सामने 70-80 रन बना चुके हैं, जो अभी हाल ही में 80 बनाया था एक मैच में। अब पाकिस्तान के सामने इनका बैटिंग एवरेज 47 का है और पिछले 2 सालों के अंदर 48 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। यहां एक चीज आप कर सकते हो कि अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप कॉनवे पे आ जाना, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो विल यंग की तरफ आप जा सकते हो क्योंकि इनका सेकंड बैटिंग में ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है। फिर है केन विलियमसन, ये दोनों सिचुएशन में बेहतर ऑप्शन है क्योंकि आप देखेंगे पहले बैटिंग में भी लगभग 60 का बैटिंग एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए तो फिर कमाल कर ही रहे हैं। तो केन विलियमसन बिल्कुल कंफर्म है। अब 2 प्लेयर आपको मिल चुके हैं, विल यंग और कॉनवे में से एक और केन विलियमसन दूसरा प्लेयर। तीसरा आप यहां पे देखेंगे डायरेल मिचेल जो कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे अच्छे प्लेयर हैं। गेंदबाजी हालांकि नहीं करते हैं ज्यादा, तो यहां फोकस मत करना। 50 का बैटिंग एवरेज है जिसमें 5 50 और 5 शतक शामिल हैं, तो ये तीसरा कंफर्म प्लेयर है इस टीम की तरफ से। फिर आते हैं टॉम लेथम की तरफ। जब आपको 40-40 के बैटिंग एवरेज वाले प्लेयर मिल रहे हैं तो फिर 27 के बैटिंग एवरेज वाले की तरफ जाना तो बेवकूफ़ी होगी। तो ये जो प्लेयर है ना सिर्फ आपके ग्रैंड लीग की तरफ ही काम आ पाएगा। अभी जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं ना वहां पे गेंदबाजी करने के लिए आपको या तो अगर सलमान मिलेंगे या अबरार अहमद मिलेंगे या फिर कोई और दूसरा स्पिनर मिलेगा, तो संभवतः ये विकेट स्पिनर के खाते में गिर सकता है। रऊफ वैसे इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और शाहीन अफरीदी 5 बार आउट कर चुके हैं और अगर वहां कोई फास्ट बॉलर गेंदबाजी करता है तो चांसेस हैं कि वही आउट कर देगा। इसके बाद एक ग्लेन फिलिप, पिछले मैच में मतलब पिछला जो सीरीज में पहला मैच खेला था इन्होंने, वहां पे फिलिप ने ही मैच बनाया था और शतक लगाया था। खिलाड़ी अच्छे हैं, गेंदबाजी करते हैं, एथलीट बहुत कमाल के हैं और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। अबरार अहमद से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। बाकी 40 का बैटिंग एवरेज है अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ग्लेन फिलिप गेंदबाजी भी करेंगे, यहाँ आप ये कर सकते हो कि ग्लेन फिलिप आप रिस्क के तौर पे रख सकते हो क्योंकि जो मिचेल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर हैं वो दोनों कंफर्म हो जाते हैं। कारण है इनकी गेंदबाजी, क्योंकि पाकिस्तान के सामने अभी 8 विकेट निकाले, वैसे भी 25 में 26 विकेट है और बैटिंग भी कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, लेग स्पिन इनको बैटिंग में दिक्कत देती है। वहीं अगर आप देखोगे सेंटनर की तरफ तो 25 में 30 विकेट इनके खाते में भी है। अब यहां पर आप ये तय कर सकते हो कि सेंटनर या फिर ग्लेन फिलिप। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर फिलिप को रख लो, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो सेंटनर को रख लो। ये इतना सा कर सकते हो। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और लेग स्पिन इनको भी दिक्कत देती है। फिर आते हैं मैट हेनरी की तरफ जिन्होंने पाकिस्तान के सामने लगभग हर मैच में 2 विकेट निकाले हैं और पिछले कुछ सालों में भी लगभग हर मैच में 2 विकेट इनके खाते में आए हैं। लॉकी फर्गसन
जिन्होंने भी पाकिस्तान के सामने लगभग हर मैच में 2 विकेट है, लेकिन पिछला एक साल उतना अच्छा नहीं गया। इस वजह से लॉकी फर्गसन को थोड़ा सा दूर रख सकते हो। और विलियम मॉरूट की बात करेंगे तो इन्होंने पिछले ही मैच में 4 विकेट निकाले थे इस टीम के सामने, और इसके अलावा 9 इनिंग में 14 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब रही बात कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के बारे में, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की जो चॉइसेस है वो बहुत बहुत क्लियर है कि केन विलियमसन, रिजवान और डायरल मिचेल। रिस्क लेना चाहते हो तो सलमान और ब्रेसवेल की तरफ बढ़ सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जिन दिन लोगों ने ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन साइन अप नहीं किया है कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, रिजवान, डेवॉन कॉनवे, डायरल मिचेल, केन विलियमसन, फकर जमान और बाबर आजम। अगर सलमान, सेंटनर, ब्रेसवेल, विलियम और शाहीन शाह अफरीदी टीम में है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मजबूरी है, आप ज़्यादा प्लेयर तो रख नहीं सकते हो, और 2-3 प्लेयर और ऐसे हैं जो बेहतर हैं। अब रिप्लेस करना पड़ता है तो किसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, चूंकि बाबर आजम ने लगातार परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो अगर कहीं छोड़ने का विचार बनता है तो बाबर आजम को छोड़ सकते हो या फिर सेंटनर को छोड़ सकते हो। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनसे आप किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। और कॉनवे ऑब्लिक विल यंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अगर आपको वो समझ में आया होगा तो उम्मीद है कि आप लोग सब बेहतर कर लेंगे। तो जाकर टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो गेम्स है ना दोस्तों, ये हैबिट फॉर्मिंग्स होते हैं और ये फाइनेंशियली रिस्की भी होते हैं, तो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।